अगर दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो मैं आपको कुछ ऐसा दिखाई देता, पर फिलहाल है हम किस्मत वाले और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज़ है, तो मैं आपको ऐसा दिखाई देता हूँ। अब क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है चार्ज, कैसे क्या होता है ओम्स लॉ और कैसे चार्ज फ्लो करता है, ये सब का सब हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बेहतरीन साइंस का चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए इस चैप्टर में। तो कहानी स्टार्ट होगी भाई। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, फिर उसके बाद चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर और हीटिंग इफेक्ट और कमर्शियल यूनिट। इस सब के सब टॉपिक थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। वीडियो या लेक्चर कितना लंबा होता है कितना छोटा होता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो काम है हर एक न्यूमेरिकल और थ्योरी को पूरी तरह ऐसे करवाना ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस लेक्चर के बाहर से ना आए। तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो मिलेगा चार्ज। मैं आपसे पूछूं चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, तो आप बस इतना सिंपल समझना है कि दुनिया में हर एक बॉडी किससे बन के बनी है। भाई हम जानते हैं एटम से मिलकर बनी है। तो जब एटम को और अंदर से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही अपने ऊपर क्या लेके चलते हैं भाई, चार्ज लेके चलते हैं। ठीक है भाई, चार्ज समझ में आ गया। तो कोई डिफाइन करना हो तो भाई चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी से अट्रैक्ट करेगा या किसी से रिपेल करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। क्या कह रहा भाई, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट आइदर एक्सपीरियंस रिपल्शन और अट्रैक्शन। ठीक है, वो एक दूसरे पे जो फोर्स महसूस करता है दैट बिकॉज ऑफ चार्ज। ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है, चाहे आप इसे कैपिटल क्यू से लिख दो चाहे आप इसे स्मॉल क्यू से लिख दो, किसी भी लिखते हैं। ऐसा यूनिट चार्ज क्या होती है, कूलम होती है। क्या होती है ऐसा यूनिट चार्ज की, कूलम होती है। कैपिटल से लिखा जाता है। बहुत बढ़िया भाई। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई कि किसी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का। भाई 1 इलेक्ट्रॉन तो होता है, वो चार्ज होता कितना है, तो जो चार्ज होता है वो एक्चुअल में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। पर अगर यही चार्ज एक प्रोटॉन पे देखना हो तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों में डिफरेंस क्या भाई, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हो रहा वो हो रहा माइनस पे, और जो चार्ज प्रोटॉन पे हो रहा वो चार्ज हो रहा पॉजिटिव में। तो साइन का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, साइन का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज पे किस चीज़ का डिफरेंस होता है। और किसी बॉडी पे जो मिनिमम कम से कम चार्ज से हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का इतना ही चार्ज हो सकता है। ठीक है, ये मिनिमम है, इससे कम चार्ज होता नहीं पॉसिबल किसी भी बॉडी पे। फिर कुछ खास बातें, कुछ खास प्रॉपर्टीज चार्ज की क्या होती है भाई। सबसे पहला, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मतलब भाई, मतलब मान लो कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है भाई, इस पर +3 कूलम है, -7 कूलम है, +8 कूलम है, -9 कूलम है। तो सिंपल अलजेब्रा लगा के आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अलजेब्रा क्या होता है भाई, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। सिंपल अलजेब्रा वाला रूल रहा हूँ। क्या क्या है, 8 और 3 11 कूलम, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 7 16 कूलम, और ये नेट क्या जाएगा, माइनस का 5 कूलम। ठीक है, तो एडिटिव नेचर ऐसा फॉलो करता है। कौन सा रूल फॉलो करता है, नॉर्मल हमारा अलजेब्रिक सम जो हम बचपन से सीखते आए हैं। ठीक है, चलो भाई एडिटिव नेचर समझ में आ जाए चार्ज का। नेक्स्ट क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। मतलब चार्ज बदलता नहीं है, चार्ज बदलता नहीं है। किसी भी कंडीशन में आप ऑब्जर्वर बदल लो या स्टार्ट कुछ भी बदल दो, स्पीड बदल दो, एक्सीलरेशन बदल दो, कुछ भी बदलो, ये चार्ज नहीं बदलता, चार्ज फिक्स है। बॉडी पे जो चार्ज आएगा, स्पीड बदलने से आप इसे कहाँ से देखते हो, कैसे देखते हो, ऑब्जर्वर कौन है, कुछ भी कर लो, चार्ज इनवेरिएंट है, चार्ज बदलता नहीं है। नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझते हैं। आइए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बन रही है, आप समझिए 2 बॉडी हैं हमारे पास, 2 बॉडी हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इस पे चार्ज है 100 कूलम। कितना चार्ज है, चलाइए, 100 कूलम। कितना चार्ज है, 100 कूलम का चार्ज है। बिल्कुल सही बात है भाई, 100 कूलम का चार्ज है। फिर अब मैंने आपसे कहा भाई, थोड़ी देर बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका चार्ज ना 70 कूलम हो गया है। कितना हो जाए, 70। तो मैं इस बात में श्योर हूँ कि इसका जो 30 कूलम चार्ज दिया हो रहा है वो कहाँ दिया हो रहा है, यहाँ दिया हो रहा है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना चार्ज नया बनता है। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यहाँ 100 था,
अगर यहाँ पे 70 हुआ है, कम हुआ है, तो आसपास किसी न किसी कोई बॉडी हो रही है जिस पर ट्रांसफर हुआ होगा। तो अगर स्टार 70, अगर मैं ऐसे अब बोलूँ, मतलब दो ब्लॉक हैं ऐसे साथ में रखे हुए हैं, स्टार चार्ज 100 है, स्टार चार्ज 120 है, तो नेट कितना हो जाए भाई, नेट हो जाए 220। अब थोड़ी देर बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि, चलो बना लेते हैं फिर से। थोड़ी देर में मैंने ऑब्जर्व किया कि यही दो ब्लॉक ऐसे हैं और स्टार चार्ज मैं कह रहा हूँ 90 कूलम हो गया। अब स्टार 90 हुआ है तो मैं श्योर हूँ कि स्टार जो 30 था ना, उठ के इस पे चला जाए तो स्टार 130 हो जाए होगा, क्योंकि नेट तो 220 ही आना चाहिए। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि चार्ज तो है, कंजर्व क्वांटिटी है। चार्ज ना तो बनता है ना तो खत्म होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सॉरी वन बॉडी टू अनदर। ठीक है भाई। अब ये खास बात है भाई, क्वांटाइज चार्जेस। क्वांटाइज समझने के लिए आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको ये, और समझना बहुत जरूरी है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल है, वो है एनसीईआरटी में, पर क्वांटाइजेशन डायरेक्ट नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज क्या होता है, क्या लिखोगे आप, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या जा रहा भाई, दो शब्द समझ लो, आपको डिफाइन समझ में आ जाएगा। क्या दो शब्द भाई, एक तो ये इंटीग्रल वर्ड क्या लिखा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या हुआ है। इंटीग्रल सिंपल से समझना है, इंटीग्रल मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है भाई, देख भाई, नंबर प्लस का 3 हो, माइनस का 3 हो, माइनस का 7 हो, प्लस का 8 हो, कुछ भी हो, बस क्या होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, वो मेरे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज यार देख, किसी बॉडी पे जो चार्ज हो रहा ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है इलेक्ट्रॉन चार्ज का। मतलब भाई 3 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। 4 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। -7 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या नहीं हो सकता भाई, डेसिमल में नहीं हो सकता। इसमें नहीं हो सकता भाई, डेसिमल में नहीं हो सकता। जैसे कोई मुझसे पूछे -3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो रहा है, मैंने कहा नहीं भाई। कोई मुझसे पूछे -8.9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल है, मैंने कहा नहीं भाई। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीजर की फॉर्म में होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है। 3 इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर, 7 इलेक्ट्रॉन का, 15 इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर, 20 इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर, 2200 इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर, -2200 इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर। पर जो नहीं हो रहा वो क्या हो रहा, डेसिमल में नहीं हो रहा। कभी भी किसी बॉडी पे डेसिमल में चार्ज नहीं होता। और यहीं से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, यहीं से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। उस फॉर्मूले को क्या रहेंगे, Q इजल टू एन ई। क्या रहेंगे, Q इजल टू एन ई। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। Q इजल टू एन ई। क्यू क्या है भाई, चार्ज। क्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज। क्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज। क्यू क्या है मेरी जान, चार्ज। एन क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्यू इजल टू एन। अगर किसी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, आ जाएगा नेट चार्ज ऑन द बॉडी। सिंपल है। अच्छा, फिर आइए इसी बात पे वाला सवाल देखिए, बहुत प्यारा एनसीईआरटी सवाल है। यार हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज कितना बनाना है, 1 कूलम। कितना बनाना है, 1 कूलम चार्ज बनाना है। यार कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो भाई जो हम अभी बाय क्वांटाइजेशन से पढ़ जाए, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी अभी हमने समझा है कि भाई Q इजल टू क्या होता है, एन ई। 1 2 3 मैथ्स लगाओ, 1 2 3 में से 2 देता है, 1 पूछ लेता है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है भाई, 1 कूलम चार्ज दे रखा है, बिल्कुल सही बात है भाई। एन दे रखा नहीं, एन ही तो हमसे पूछ रहा है ना। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता ही है, इसको इसके नीचे भेज देंगे तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। पॉइंट हटाओ जी, ऊपर 10 आ जाएगा, 10 पर -19 ऊपर चले जाएगा, 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। नीचे में 16 है, इसकी 8 जीरो इसको दे दो ये, तो इट विल बिकम 100, इट विल बिकम 10 की पावर 18 एंड डिवाइड बाय 16। और डिवाइड कर लेते हैं 100 16 से, 16 6 जा 96, 4 बज गया 0.0, 16 2 जा 32, 8 बज गया, 16 5 जा 80। तो कितना आ गया एन की वैल्यू
6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। इस बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी मात्र 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। था 1 कूलम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वी हैव कंडक्टर एंड इंसुलेटर। दीज आर दो ऊपर लिखे हुए वो मटेरियल है जो कंडक्टर है और नीचे क्या है, इंसुलेटर। तो भाई क्या है ये, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सब क्या है, कंडक्टर्स है ना। सी वाटर जिसमें नमक हो जाता है, जिसमें आयंस आ जाएंगे वो कंडक्टर देगा, सिंपल सी बात ये है। और जो ये रबड़ हो जाए, ग्लास हो जाए, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड, ये सब क्या होते हैं, यही सब क्या है, इंसुलेटर है। इन्हीं के बीच में एक छोटा सा एक और आता है, अभी नहीं पढ़ोगे तुम, बड़ी क्लास में पढ़ोगे, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, ये थोड़ा सा कंडक्शन करते हैं ना। सेमी कंडक्टर के बारे में खास बात जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें पता है, जो ये है कि हम इसकी कंडक्शन को ना कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, जब चाहे कम कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट अब आता है हमारा भाई करंट। करंट क्या होता है, तो आइए समझते हैं इसको। मान के चलो एक वायर है, ठीक है भाई, वायर है, समझ गया। इसके बीच में एक छोटू सा ये एरिया ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब यहां से ना इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकलते हैं ऐसे करके, ऐसे ट्रैवल करते हैं। अब इस एरिया से भी इलेक्ट्रॉन पास होंगे, बिल्कुल सही बात है। ये जो वायर का एरिया होता है इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर कितनी मोटी है पतली उससे लेना देना, ओ कितनी लंबी है या छोटी उससे लेना देना नहीं है। वायर कितनी मोटी होती है कितनी पतली होती है उससे लेना देना होता है। तो वायर का ये वाला जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, बिल्कुल सही बात है भाई। अब करंट क्या कहता है, कहता है देख दिए हुए टाइम में, जितने भी टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया को पास करेंगे ना वही करंट होता है। मतलब कह रहा है रेट ऑफ, रेट मतलब क्या होता है, रेट का मतलब ही टाइम है, रेट का मतलब ही क्या है, टाइम है, रेट का मतलब ही क्या है, टाइम है, रेट का मतलब क्या है, टाइम, रेट का मतलब ही क्या है, कितने टाइम में दिए हुए एरिया को कितने चार्जेस क्रॉस करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज थ्रू, या थ्रू आएगा, थ्रू, थ्रू अ गिवन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। भाई इससे डिनोट किया जाता है आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं हम करंट को, अपने कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर है। ये भी किसी के ऑनर में, किसी के नाम के, साइंटिस्ट के नाम पे आधार पर रखी हुई है। कैपिटल ए इसका डिनोशन है। और सबसे बड़ी बात, फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया, द नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप लोग सब में मैथ्स अपनी यूनिटरी मेथड ध्यान रखना, 3 है, 3 में से 2 दे रहा, 1 पूछ लेगा, इसी पैटर्न में चलना है, ठीक है। तो ये होता है टंडा। यहीं से एक और फॉर्मूला बना सकते हो ना। एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए क्या होता है, कूलम और सेकंड, तो कूलम पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो ना। करंट की यूनिट भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, अब बारी आती है भाई करंट है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो ये ध्यान रखना, करंट ना एक टेंसर क्वांटिटी होती है ना। कैसी क्वांटिटी होती है, टेंसर। ना ये वेक्टर है ना ये स्केलर है, तो ये इसमें डायरेक्शन का महत्व तो है, पर ये ना वेक्टर के लॉ को फॉलोइंग करती है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल ये आप समझना है कि ये टेंसर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन करंट की भाई डायरेक्शन क्या है, अब 2 डायरेक्शन समझनी है आपको। मान के चलिए यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बैटरी है। अब होता क्या सिस्टम कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, यहाँ से एक प्लस चार्ज निकलेगा, ऐसे घूमेगा, चक्कर मारेगा और वापस आके बैटरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी है, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज आ रहा है। अब ध्यान समझना, 2 डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है रियल डायरेक्शन, एक है रियल, एक है कन्वेंशनल।
तो जो रियल डायरेक्शन होती है, रियल डायरेक्शन, जो रियल डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन होती है? टूवर्ड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट की रियल डायरेक्शन होती है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी तरफ करंट जाता है, ये रियल डायरेक्शन है। पर साइंटिस्टों ने पहले जो खोज करी थी प्रोटॉन के आधार पे, उस आधार पे डायरेक्शन जो मान ली थी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, उन्होंने क्या बोल दिया भाई, जो हमें मान के चलनी है, जो हम मानते हैं। आप दो तरीके से बोलिए, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, एक लाइन ऐसे बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, टूवर्ड्स फ्लो ऑफ प्रोटॉन। या तो प्रोटॉन की तरफ करंट की डायरेक्शन है, या ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा है, या फिर ऐसे कर लो, प्रोटॉन इधर जा रहे हैं तो करंट भी इधर जा रहा है, कैसे भी याद रखो। तो जो आपको याद रखनी है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये बात है। जो आपको याद या ध्यान रखनी है वो आपके लिए ये बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी तरफ। आया, चलिए नेक्स्ट, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए समझते पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान समझिए। ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। देखिए, एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल है। मैग्नेट अपने इर्द गिर्द क्या बनाता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बिल्कुल सही बात है। सेम इसी प्रकार ना जो चार्ज होता है, चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है जो अपने इर्द गिर्द फील्ड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज है, हम इसे Q1 वैसे Q2 नाम देते हैं। ये Q1 है, ये Q2 है। अब ये Q2, इसके लिए हम मान के चलेंगे कि क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट मानोगे आप कि जहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। अब इसे उठा के हम अंदर लाना चाहेंगे, तो भाई अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऑब्वियस सी बात है आना तो नहीं चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम इसे ज़बरदस्ती लेके आएंगे अंदर की तरफ। अब जब ज़बरदस्ती लेके आएंगे तो मान लो इस पॉइंट तक लेके आए, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, तो यहाँ तक लेके आए तो हमें ट्राम करना पड़ेगा ना, ट्राम करना पड़ेगा ना। वही ट्राम यहाँ पर एज अ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। मान के चलो इस चार्ज को यहाँ तक नहीं, हम यहाँ तक लेके आते, बस इस पॉइंट को बी नाम देते, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता। समझ में आया नहीं आया? इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उस पॉइंट तक लेके आना उसी पॉइंट का पोटेंशियल दिखाता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट वेरी स्लोली, या फिर विदाउट एक्सीलरेशन। अब ये समझना है, जो इन्फिनिटी का पॉइंट है तो इन्फिनिटी अनंत पे नहीं है, वो वो वाला पॉइंट है जहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई। वो पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी है। वहाँ से वहाँ तक जितना दूर लाओगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल उसमें स्टोर हो जाएगा। कोई मुझसे पूछे भाई इन दोनों में किसका पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा हो रहा। क्यों ज़्यादा हो रहा भाई? क्योंकि क्योंकि इसका यहाँ से यहाँ तक वाला वर्क डन और यहाँ से यहाँ तक वाले वर्क डन में वी ए तक लाने वाला वर्क डन ज़्यादा है, और ए तक लाने वाला वर्क डन ज़्यादा है, और बी तक लाने वाला वर्क डन क्या है? कम है। बिल्कुल सही बात है भाई, इतनी कहानी समझ में आ रही। तो क्या कहता है भाई? ये वही चीज आ रहा है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज सेट टू बी इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। V से डिनोट किया जाता है, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, और फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। यहीं से एक और अदर यूनिट दे रही है तो ऊपर जूल आ जाएगा, नीचे कूलम आ जाएगा, जूल पर कूलम एक और यूनिट मिल जाएगी आपको। क्लियर? बढ़िया, ठीक है भाई। अब आगे चलोगे तो इसी में सेम वैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ जाए तो सेम वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, या फिर इसी को नाम से जानते हैं वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज आपने देसी भाषा में सुना होगा कि भाई वोल्टेज बढ़ा दे, वोल्टेज कम कर दे, करंट बढ़ा दे, करंट कम कर दे ना, तो वही वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने आपको जो डायग्राम बना के दिया, ध्यान समझो। यहाँ पर एक मैंने आपको VA दिया, एक VB दिया, ध्यान सुनना। अगर चार्ज आप इन्फिनिटी से A तक ला रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का, अगर वहाँ से B तक ला रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B का। मैं कह रहा हूँ B से A तक ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं?
बी से ए तक ला रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट हो रहे हैं और दोनों में से कोई भी इन्फिनिटी नहीं है, तो बी से ए तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल बेसिक तरह सेंस वाली बात है, देखो ध्यान से। यहाँ से यहाँ तक लाने वाला भाई एटा पोटेंशियल हो गया, यहाँ से यहाँ तक लाने वाला बीटा पोटेंशियल हो गया। मैंने ए के पोटेंशियल और वी के पोटेंशियल को सेपरेट किया, मतलब मान लो बी से कोई चार्ज उठाऊं और ए तक लाऊं, तो यहाँ पे जो टर्म करना पड़ेगा वो इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। यहाँ से हाथ तक लाने में 10 जूल काम करना पड़ा, तो इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, 10 जूल। तो यही कह रहा है वो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the work done to move a unit electric charge from one point to another in electric circuit। बिल्कुल ध्यान से सुना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहले इन्फिनिटी से हम पॉइंट तक लाते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, इसको भी वी से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है और फॉर्मूला सेम होता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू बाई एग्जैक्ट सेम, ठीक है। मटेरियल विच अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड, कौन से मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, तो आंसर है कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स होने देते हैं पर कम, उतना नहीं, ठीक है। ये लिख रहा है ना, विच मटेरियल अलाउ द लार्जर करंट टू फ्लो, लार्जर करंट बोला है, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा करंट, ठीक है। लार्जर करंट टॉन फ्लो होने देता है कंडक्टर, सबसे ज़्यादा करंट टॉन फ्लो होने देता है। सेमीकंडक्टर अलाउ करते हैं पर उतना नहीं करते, अलाउज भी करते हैं पर उतना नहीं करते, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या थी, या तो कन्वेंशनल डायरेक्शन मैंने आपको बताई पहला, या तो टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ प्रोटॉन मान लो, या फिर ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले ऑप्शन क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल गलत है, ये रियल है, ये रियल डायरेक्शन है, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज आता है उस तरफ करंट की डायरेक्शन है, रियल है। हमें कौन सी पूछी, कन्वेंशनल वाली। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एटम्स, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। द डायरेक्शन फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल, इसका कोई रोल नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये लिख सकता था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर लिख सकता था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के अगेंस्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन लिखता था तो भी आंसर वही होता, पर फिलहाल इसने क्या बोला है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ। What is electric current? What is electric circuit? Distinguish between an open circuit and closed circuit। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट भाई? The closed path around which electric current flows is called इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज पाथ जिसमें करंट बहता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट होता है, क्लोज हो जाए या ओपन हो जाए, क्लोज्ड में करंट फ्लो होता है ना, स्विच ऑन रहता है, करंट फ्लो होता है, इसमें करंट फ्लो क्या लिखते हैं, ऐसे लिख लो, नो करंट फ्लो ना, नो करंट फ्लो। यहाँ पर लिखोगे स्विच ऑन रहता है, यहाँ पर स्विच ऑफ रहता है, यहाँ स्विच ऑन रहता है, स्विच ऑफ रहता है, क्लियर आया। ओपन और क्लोज सर्किट। नेक्स्ट सवाल है न्यूमेरिकल है, ध्यान से। अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर दैट कंडक्टर द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एन एरिया फॉर 2 minutes। Calculate the amount of charge passed through any of the cross section of the conductor, बिल्कुल ठीक है। If the charge of an electron is this, then calculate the total number of electron। बहुत ध्यान से देखना, देखो अभी जो मैं पढ़ जाया हूँ, मैं 2-3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया Q इज इक्वल टू एन ई, फिर दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तीसरा फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई। अब क्या जा रहा है, द एरिया द करंट ऑफ 10 एम्पियर, मुझे पढ़ के इतना समझ आया कि भाई करंट दे रखा है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यों पूछ रहा है, पासिस थ्रू एरिया फॉर 2 minutes और टाइम दे रखा है, मैंने डायरेक्ट डिनोट कर दिया, ये सही है, ये सही है, टाइम दे दिया, कितना दे दिया, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब हमसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज पूछ रहा था, हम जानते हैं
देखो चार्ज के लिए कौन सा फॉर्मूला लाना चाहिए, आई और टी दे रखा है ना, तो क्या फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था। क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई टी। तो आई कितना है 10, टी कितना है 120, 1200 कूलम, सॉरी 1200 कूलम, 1200 कूलम का चार्ज पास हो रहा 2 मिनट में। पहले सवाल का आंसर है। दूसरा, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, Q इज इक्वल टू एनी, मैंने आपको पढ़ा ना 3 में से 2 देखिए 8 पूछता है हमेशा, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नहीं, इसी वाले चार्ज का पूछा, सॉरी। चार्ज कितना देता है 1200। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको इससे नीचे भेज दीजिए, 1200 पॉइंट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट हटाया तो 0 दे दी, ठीक है। इधर लिख दो 120, इसकी 2 0 इसको दे दो, तो ये 10⁻21 हो जाएगा अपॉन में 16। 120 को डिवाइड करते हैं 16 से, 16 7 जा 112 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जा रहा है, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 16 5 जा 80, बोलो 0। तो कितना आ गया 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻21 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी कितना चार्ज बनाने के लिए भाई, 1200 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इतने इलेक्ट्रॉन की। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाई डज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता क्यों है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज की वजह से फ्लो करता है। क्या लिखोगे इसका आंसर, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, वोल्टेज। क्या कहते हैं, वोल्टेज। क्या कहते हैं, वोल्टेज। आया। नेक्स्ट, अब बारी है 8 वोल्ट की। व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट। तो भाई वोल्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू W/Q। अगर इसे मैथमेटिकली पढ़ते हैं तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर भी 1 चाहिए और यहाँ पर भी 1 चाहिए। तो बस इसी चीज़ को अब लैंग्वेज में लिख दो। क्या लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 8 जूल काम किया जाता है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल मिलता है दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर, सेम पिछले वाला पैटर्न यूज करूँ। क्या पढ़ा हमने, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैथमेटिकली पढ़ोगे तो ये 1 एम्पियर होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर भी आपको 1 चाहिए और यहाँ पर भी 1 सेकेंड चाहिए। तो इसी बात को अब लैंग्वेज में लिख दो। क्या लिखोगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव इन 1 सेकेंड, then 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फॉर्म्ड। जब 8 सेकेंड में 8 कूलम चार्ज बनता है तो उस टाइम पे जो करंट बनता है दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर है। चलिए देखिए, अब अगला है ओम्स लॉ। क्या भाई ओम्स लॉ में, अब ओम्स लॉ क्या कहता है इसे समझिए एक इलिस्ट्रेशन से। मान के चलिए ये अपना प्लेन है, मान के चलिए प्लेन है,
ठीक है भाई। और अब इस पे मैंने एक ये बनाया, एक ये बनाया, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा इधर, ठीक है। फिर मैंने इधर बनाया ये, और फिर इधर बनाया इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर, और फिर हम ऐसा स्ट्रक्चर इधर बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे, और सही, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए इसका मुझे पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना है भाई, मैं ये कह रहा हूँ इसका, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, फिर ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा, अगर पोटेंशियल डिनोट कर रहा है। यहाँ पर ए का भी पोटेंशियल बी से ज़्यादा है, पर इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम ज़्यादा है। तो यहाँ पर ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल बराबर है। तो कहना क्या चाहता है ओम्स लॉ, कहते देख इसमें अंतर बहुत ज़्यादा है ना, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो इसमें करंट बहुत ज़्यादा जाएगा। कहते इसमें डिफरेंस टर्म है ना, तो इसमें करंट थोड़ा कम जाएगा। इसमें है ही नहीं तो करंट जाएगा ही नहीं। मतलब करंट फ्लो ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। तो उसने कहा भाई पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना, करंट उतना ज़्यादा होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है। मतलब वोल्टेज जितना कहते हैं ना, वोल्टेज बढ़ा दो, वोल्टेज बढ़ाना मतलब डिफरेंस बढ़ाना, डिफरेंस जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ 8 पॉइंट यहाँ है, 8 पॉइंट यहाँ है, 8 पॉइंट यहाँ है, 8 पॉइंट यहाँ है, तो इसमें इतने का डिफरेंस है, इसमें इतने का डिफरेंस है, तो इसमें करंट थोड़ा स्लो जाएगा और इसमें करंट थोड़ा तेज जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसी बात को अंग्रेजी की लैंग्वेज में उसने कैसे कहा, आइए समझते हैं। क्या रहा है, ये जो सब लिखूंगा मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका भी सेंस भी बताऊंगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, या फिर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी भाई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पर आ जाएगा r, और ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला निकल के। और यहाँ पर जो r है, तो r है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस पे पूरी कहानी है, अभी बात करते हैं इस पर भी। पहले इतना समझ में आया, सिंपल है। या भाई ये रेसिस्टेंस हो गया, वो हो गया, ठीक है। ओम्स लॉ ने क्या दिया। अब ओम्स लॉ ने एक छोटी सी बात रही, जो खास बात है, जो ये पहली लाइन में रही कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बाद में क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझो। फिर रेसिस्टेंस जो है ना, करंट को फ्लो करने में दिक्कत देता है। रेसिस्टेंस वो चीज़ है जो करंट को फ्लो करने में दिक्कत दे रहा है। पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह रहा है, जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट ना होने की वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है उस पर एनर्जी आ जाती है, इसकी वजह से उसके कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं। एक बार कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे ना, तो हमारा रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। फिर जो करंट होता है उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। उस रेट से हमारा करंट उस रेट से नहीं बढ़ पाता जिस रेट से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। इसलिए ये बात लिखी आती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या मानेंगे, कांस्टेंट। आइए इसको ग्राफ से समझते हैं। देखो, दो ग्राफ है हमारे पास, पहले आई वी है और फिर वी आई है, दोनों समझते हैं टीचर जी। ठीक है, हाँ। एट हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक ग्राफ इधर बना लेता हूँ मैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये अपना हो गया वी आई ग्राफ,
तो ये हो रहा है अपना आई वी ग्राफ। बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान सुनो। मैं आपसे कह रहा हूँ पोटेंशियल वो डायरेक्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ किसी एक सर्टेन टाइम पे, किसी एक सर्टेन टाइम पे मान लो करंट क्या है यहाँ पर I1 है, और किसी एक सर्टेन टाइम पे करंट क्या है I2 है। जब करंट I1 है तो मान लो पोटेंशियल क्या है V1, जब करंट I2 है तो पोटेंशियल क्या है V2। बिल्कुल सही बात है भाई, इतनी बात समझ में आ रही। जब इतनी बात समझ में आ रही तो आपको यहाँ पर ना एक छोटू सा ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर इस एंगल को मान लो थीटा, क्योंकि यहाँ से ये थीटा पे इंक्लाइंड है ना ग्राफ, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा हो गया, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से देखना। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हो रहा ये कितना हो रहा, इतना हो रहा, तो दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। और ये कितना हो रहा, ये हो रहा I2 माइनस I1। तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूंगा जो कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो रहा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही है, आपको पता होना चाहिए टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है V2 माइनस V1 और बेस कितना I2 माइनस I1। आप समझो ऊपर क्या है पोटेंशियल, नीचे क्या है करंट। तो पोटेंशियल में से पोटेंशियल जाएगा, क्या बच रहा पोटेंशियल, करंट में से करंट जाएगा करंट। तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है भाई, V बाय आई के बराबर आ रही। अब टेन थीटा V बाय आई आया, अगर मैं यहाँ से V बाय आई निकालूँ, अगर मैं यहाँ से V बाय आई निकालूँ तो क्या मिलेगा, क्या वो R मिलेगा। बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा टेन थीटा, तो ये किसके बराबर हो गया, रेसिस्टेंस के बाद, किसके बराबर हो गया, रेसिस्टेंस के बराबर। और जो टेन थीटा होता है ना वो क्या होता है, असल में होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। यहाँ से मैं कंक्लूसिव बात क्या सीखा भाई, कंक्लूसिव बात 100 बात की एक बात सीखा ये कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स अस रेसिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ हमें क्या देता है भाई, क्या देता है क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेसिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स अस रेसिस्टेंस, ठीक है। मतलब फायदा क्या हो रहा है भाई, मैंने ऐसे ग्राफ बनाया दो, मैंने एक क्वेश्चन बनाया ऐसे करके और आपसे कह दिया यार ये एक A मटेरियल है और एक ये B मटेरियल है, ठीक है। इसका थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है, और मैंने बता ये VI ग्राफ है, और मैंने आपसे पूछ दिया दोनों में से पोटेंशियल और रेसिस्टेंस कितना ज़्यादा है, तो आपको बिना देखे आंख बंद करके बोल देना है बीटा, क्योंकि जिसका जितना एंगल ज़्यादा, थीटा जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस हो रहा। तो स्लोप जितना ज़्यादा, रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स अस रेसिस्टेंस, ठीक है भाई। इतनी बात तो समझ में आ रही। अब इसी कहानी क्या है, इसी कहानी भी सेम है, बस थोड़ा सा स्विच कर दो। देखो ये V बाई आई, ये I बाई V, जब आप इसमें जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा भाई V1, यहाँ क्या मिलेगा V2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर मिलेगा I1, यहाँ मिलेगा I2। बिल्कुल सही बात है। जब आप इसमें अंदर ट्राइंगल बनाओ, आपको जब आप टेन थीटा कैलकुलेट करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर पर बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना आएगा I2 माइनस I1, तो यहाँ क्या आएगा V2 माइनस V1। तो I2 माइनस I1 अपॉन में V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा भाई I बाय V। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो रही I बाय V। अब आप जरा पीछे जाते देखो तो यहाँ से देखो, अगर इसे मैं I बाय V करता हूँ, I बाय V करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय R। तो इसी तरह जब आप इसे I बाय V करते हो तो यहाँ टेन थीटा I बाय V इससे बराबर हो जाता है 1 बाय R के। ये आ जाती है कहानी। तो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि जब कभी भी IV ड्राफ्ट करके दे रहा ना, और फिर आपसे सवाल में ऐसे मान लो क्वेश्चन बना के पूछ लिया कि वायर A है, ये वायर B है, ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है, अब दोनों में से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस टाइम जब अगर यहाँ पर I और यहाँ पर V लिखा होगा ना, तो जिसका थीटा कम होगा, जिसका थीटा कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस वाले केस में रेसिस्टेंस B का ज़्यादा है ना कि A का ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, रिवर्स मार देना, रेसिप्रोकल कर देना, समझ रहे क्या। अगर जो VI ग्राफ है सिंपल है, इधर V है इधर I है, तब तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, तो आपकी सीधी बात। पर अगर सिचुएशन उल्टी हो रही है तो जिसका थीटा कम है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो। आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है, बढ़िया।
अब भाई आ जाता है अपना रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस बहुत सिंपल भाषा में लिखेंगे आप लोग, द ऑब्स्ट्रक्शन दैट इलेक्ट्रॉन फेस इन द फ्लो। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में महसूस होती है उसे कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is known as resistance। डिनोट इसको आर से करते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ से आर के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो डेट विल बी V बाय ऐसा ही यूनिट। ओ एच एम क्या होती है? ओ एच एम क्या पढ़ते हैं इसे? ओम। इसका एक सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल है, ऐसे करके बनाते हो आप। क्लियर आया? देखिए, जब भी वायर में इलेक्ट्रॉन बहता है तो थोड़ी उसे ना टकराई लगती है, जो भी चीज़ जो प्रॉब्लम होती है उसी को कहते हैं हम रेसिस्टेंस। ठीक है, अब रेसिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस दो तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। किस चीज़ पे? सबसे पहले तो लेंथ हो रही, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल वी आर यूजिंग, है ना। अब डिपेंडेंसी देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्राएं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ट्राएं। देखो, मान लो मेरे पास एक वायर है, सेम लेंथ, सब कुछ सेम मटेरियल, सब कुछ सेम है, एक वायर इतनी बड़ी है और एक वायर इतनी बड़ी है। ठीक है, अब दोनों में से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें देर तक फ्लो करेगा उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो लेंथ के साथ जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होती है रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। चलो इतनी बात समझ में आ रही। अब जरा एरिया के साथ देते हैं। देखो, एक वायर, इसी में से मान लो एक वायर, यार इसका एरिया इतना है, एक वायर है जिसमें इतने एरिया इतना है। अब तुम ही बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर पाएगा जी? इसमें से दिक्कत होगी ना, इसमें पतली वायर है तो दिक्कत होगी, इसमें इतनी दिक्कत नहीं हो रही, इसमें आराम से फ्लो कर पाएगा, एरिया बड़ा है, आराम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे। तो इसलिए रेसिस्टेंस एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना कम, रेसिस्टेंस जितना कम एरिया उतना ज़्यादा, कैसे भी समझ लो। ठीक है, टेम्परेचर के साथ क्या लेन देन होता है भाई? टेम्परेचर का क्या खेल है? टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर जो होता है एनर्जी का काम करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स पे एनर्जी आती है तो एनर्जी आने के बाद ना उसकी कॉलिजन्स बढ़ जाती है। उस कॉलिजन की बढ़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन को सीधा जाना था वो बहुत ज़्यादा टक्करें मारता हुआ जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा टक्करें मारता हुआ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। नेचर ऑफ मटेरियल यूज तो अपना उसका खुद का मटेरियल है, मतलब जैसी उसकी बनावट है। अगर गोल्ड जैसा है, गोल्ड में रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर में थोड़ा कम होता है, आयरन में बहुत ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा होता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल में तुम्हारा कोई लेना देनी है, जैसा उसका बनाया है, जैसा उसका मेडअप है, उसमें जो जितनी गैपिंग होती है वो तो उस पर अपने नेचर पर डिपेंड करता है। इसमें हमारा खास रोल नहीं है। ठीक है, इन तीनों को हमने समझ लिया। ठीक है, अगर इसी तीनों को मैं ज़रा जोड़ दूँ, मैं क्या सीखा? मैं सीखा ये आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/एरिया के। अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। और मैं जानता हूँ जब भी कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी आता है, कांस्टेंट आता है, यहाँ पर आ जाएगा रो। क्या जाएगा? रो। क्या जाएगा? रो। क्या हो जाएगा? रो। क्या पढ़ते हैं इसे? RHO, रो। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ये रेसिस्टिविटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसिस्टिविटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसिस्टिविटी। एक और टर्म आ रही है भाई। अभी रेसिस्टिविटी क्या होती है? आइए समझते हैं रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी क्या होती है भाई? कुछ नहीं, आपको रेसिस्टेंस आया ना, बस रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, मैंने आपको अभी फॉर्मूला डिराइव कराया, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। जरा इस सिचुएशन को लीजिए और यहाँ पर लेंथ लीजिए 1 मीटर और एरिया लीजिए 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो रो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अपन में 1,
और आर इजल टू रो। ये आपने देखा, रेसिस्टेंस कुछ नहीं है और रेसिस्टिविटी कोई नई चीज़ नहीं है, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही है, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही है। पर कौन सी रेसिस्टेंस है? जब वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ 1 मीटर होगी, तो क्या लिखेंगे हम? रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट इट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर, क्या समझे? रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी तब वाली रेसिस्टेंस है जब वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो लेंथ हो वो भी क्या हो, 1 मीटर। उस टाइम पे जो रेसिस्टेंस चल के आया दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर? डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक है। डिफाइन दोनों को सेम लिख सकते हो, है ना। ये हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया रेसिस्टिविटी। डिफाइन दोनों के सेम है, बिल्कुल टेप दो सेम, ठीक है। और क्या लिख लो ये डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसकी यूनिट लिखवाना भूल गया मैं, यूनिट इसकी ओम मीटर होती है ना, ध्यान रखना। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल कर लो भाई, बहुत जरूरी है। अ चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहा है, क्यों दे रखा है? 150 कूलम, टाइम दे रखा है 1 मिनट, बोले तो 60 सेकेंड, और आई हमसे पूछ रहा है, तो आई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू है 150 अपॉन में 60, कैंसिल, डिवाइड करोगे 6 2 जा 12, 3 बच जाएगा, आ जाएगा 6 5 जा 30, 2.5 एम्पियर का करंट पास होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट, ये भी एक न्यूमेरिकल है, आइए करते हैं। अच्छा 3 सवाल हैं, चलो हम बोर्ड को फिर 3 हिस्सों में बांट लेते हैं ना। सबसे पहला देखते हैं, कह रहा है नाइट्रोम वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। नाइट्रोम वायर आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोम वायर जो होती है वो 2 मटेरियल से मिलती है, एक निकल और एक क्रोमियम, है ना। एलॉय की वायर, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल होता है ना, अलॉय। तो एक निकल और क्रोमियम को मिला के जो अलॉय बनता है, उससे वो वायर बना जाती है, डेट विल बी नाइट्रोम वायर, बिल्कुल ठीक आता है। लेंथ उसका एल है, रेडियस आ रहा है, ठीक है। रेसिस्टेंस दे रखा है हमें 10 ओम। हाउ वुड द रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंजेस व्हेन? रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा जब पहला केस है लेंथ ऑफ वायर डबल। ध्यान सुनना कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखो मान लो वायर है तो रेसिस्टेंस कितना है, रो एल बाय ए, ये पहली सिचुएशन है, ठीक है। रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, ध्यान सुन जाना। अब क्या कह रहा है, जो दूसरा वाला केस है उसमें रेसिस्टेंस हो जाएगा आर डैश। जब आर डैश जो नया रेसिस्टेंस आएगा, फिर उसमें रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी, क्योंकि नाइट्रोम की वायर है। रेसिस्टिविटी मटेरियल का होता है, मैं बता रहा हूँ, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, वो मटेरियल की, नाइट्रोम की वायर है, नहीं बदली है। कह रहा है लेंथ को डबल कर दो, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एल डैश। ए तो ए डैश नहीं लिखेंगे क्योंकि एरिया तो उसने सेम ही रखा है ना। तो जो एल डैश है असल में कितना लेना है हमें, 12 लेना है। कितना लेना है, कितना लेना है, 12। तो जो आर डैश की वैल्यू होगी वो रो, और एल डैश की जरा आ जाएगा 12 अपॉन में ए, आर डैश विल बी इक्वल टू, इस 2 को बाहर भेज दो, रो एल बाय ए। और आप बहुत ध्यान से देखोगे ना,
बहुत ध्यान से जोड़िए। तो आर की वैल्यू रो एल बाई थी ना इनिशियल वाला, तो रो एल बाई की जगह हम क्या ले सकते हैं, आर। तो जो आर डैश की वैल्यू हो रही, जो नया रेसिस्टेंस हो रहा वो पहले वाले के 2 गुना हो रहा, यानी कितना हो रहा 20 ओम। पहले कितना था 10 ओम था ना, अब कितना हो जाएगा 20 ओम। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। अगला नेक्स्ट, ओनली डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। अब क्या करना है, डायमीटर को डबल करना है। ध्यान सुना फिर से भाई, इनिशियल रेसिस्टेंस कितना है भाई, वो तो ये है। नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर डैश रो एल। अब देखो जब आप डायमीटर को डबल करते हो, डायमीटर को डबल करते हो तो किस पे असर पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एरिया पे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ए डैश। जरा ए डैश कैलकुलेट करते हैं, डायमीटर को डबल करना है। ध्यान सुना, एरिया को जब करोगे, अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर वायर नहीं होती तो नॉर्मल कंडीशन में एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, मान लो ये वाला एरिया था। अब डायमीटर को डबल करोगे तो रेडियस भी तो डबल हो जाएगा ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, जो नया रेडियस होगा। तो इसमें जब एरिया डालोगे तो पाई आर की जगह 2r का स्क्वायर, तो दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। और इनिशियल एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4a। कुल मिला के हो जाएगा, जो नया एरिया आएगा वो 4a आएगा। तो आर डैश रो एल बाय, यहाँ क्या आ जाएगा 4a, आर डैश 1/4 रो बाहर फेंक दो, रो एल बाय ए 1/4, रो एल बाई ए की जगह क्या लिख देंगे आर, आर बाय आर बाय 4। तो नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा r/4 हो जाएगा। और r/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 10 को हमें किससे डिवाइड करना है 4 से, तो दैट विल बी 2.25, ये आएगा ना, 4 2 जा 8, नहीं 25 नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा, 2.5 ओम। 2.5 ओम इज द न्यू रेसिस्टेंस। बढ़िया, अच्छा भाई आ गया अगला। अगला यार है, वाई एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइस आर मेड अप ऑफ अलॉयज। बहुत सिंपल सा रीजन है, देखो नाइट्रोम वायर is an alloy made of nickel and chromium because alloy has very high melting and boiling पॉइंट। ठीक है, क्योंकि भाई अलॉय का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब अगर हीटिंग डिवाइस है तो हीटिंग डिवाइस जब हीट होंगे तो उसको मेल्ट करने होने का डर है ना, और जब अलॉय से बने होंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या हीटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वो जल्दी से पिघलेंगे नहीं, इसलिए अलॉय से बनाए जाते हैं। अगला भी न्यूमेरिकल है भाई, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0.01 सेंटीमीटर रेडियस। अच्छा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसका रेडियस दे रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। ये देखो इसको उसमें बदल लेना मीटर में, तो ऐसे करके जाता हूँ मैं। चलो देखो 1 सेंटीमीटर, इसे डिवाइड करोगे 100 से टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, और पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएंगी, तो ये कुल मिला के तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा। और रेसिस्टेंस दे रखा है कितना 10 ओम। इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर इज दिस, रेसिस्टिविटी भी दे रखी है भाई, और क्या चाहिए यार, सब तो दे दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड लेंथ ऑफ द वायर। हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अभी ताज़ा ताज़ा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। 1 2 3 4 लॉजिक के हिसाब से 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से हमें 3 चीज़ें पता हैं। सबसे लिए इससे पहले फॉर्मूला बनाओ एल के लिए, तो एल के लिए कैसा फॉर्मूला नजर आएगा, आर ए बाय रो, आर ए बाय रो, बिल्कुल ठीक बात है। रेसिस्टेंस कितना है भाई 10 लिख दिया। लेंथ लेंथ नहीं एरिया, वो एरिया क्या आएगा, एरिया वो होता है सर्कुलर होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का सर्कुलर ही कंसिडर किया जाता है। तो पाई आर स्क्वायर लाना है, तो पाई वैल्यू डाल दूँ तो डाल देते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है वो रहा 10 टू दी पावर -4, स्क्वायर है तो 2 बार आ जा रहा है 10 टू दी पावर -4, अपॉन में रो, रेसिस्टिविटी कहाँ है ये रही। छोड़ दो, सेवा कर लो, ये छोड़ दूँ या पूरा कर लें, कहो तो छोड़ दूँ,
चलो यार कर ही देता हूँ, क्या है तो 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻, देखो ऊपर भी -8 बनेगा, नीचे भी -8 बनेगा, पूरा कैंसिल हो रहा है, खत्म है ना। 5 1 जा 5 2 जा। अरे यार सिर्फ 3.14 ही ले लेते तो भी हो जाता ना। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 6.28 मीटर आ रही है भाई। बहुत आइए, हाँ 6.28 मीटर आएगी, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। अगला देखिए, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, तो भाई 1 वोल्ट किया था, 1 एम्पियर किया था, अब आ गया 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से R क्या हो जाएगा, V/I। यहाँ पर मुझे 1 ओम चाहिए, तो यहाँ मुझे 1 वोल्ट चाहिए, यहाँ मुझे 1 एम्पियर चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो क्या लिखेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 ओम रेजिस्टेंस इज दैट which allow 1 ampere of current pass through it when 1 volt of potential difference is applied। जब 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो और 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस निकल जाता है दैट इज कॉल्ड 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अ स्टूडेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 ओम, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस दे रखी है। इफ द लेंथ ऑफ इट्स दिस वायर इज 50 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर है, तो हम मीटर में बदल देते हैं इसको। वट लेंथ ही शुड स्ट्रेच यूनिफॉर्मली सो एज टू ऑब्टेन द वायर ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस। एक नया रेजिस्टेंस आया है जो कि 40 ओम का है, और एल डैश हमें नहीं पता है, बिल्कुल सही बात है, जस्ट आंसर दे रहा हूँ। आप यहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, रो एल बाई ए हो जाएगा। तो आर की वैल्यू दे रखी है 10, रेसिस्टिविटी ऐसी रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे हो जाएगा, जो आर डैश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है वर्क ऑफ 14 जूल डन टू मूव अ 2 कूलम चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा भाई, V इज इक्वल टू W/Q। तो V हमें, हमारे पास क्या है, चार्ज दे रखा है 2 और वर्क डन दे रखा है 14, कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 7 वोल्ट, कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट। इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला ये, अब बारी आती है, जो हमारा रेसिस्टेंस होता है उससे इंस्टॉल किया जाता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना है ध्यान से। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ को सीरीज में लगा दिया तो अलाइन हो गया तो सीरीज या पैरेलल। देखो सिंपल वर्ड में समझना, सीरीज का और पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी में क्या मतलब होता है कि अगर मैं एक बटन दबाऊँ, मतलब मैंने फैन का बटन दबाया तो फैन ऑन हो, अगर मैंने टीवी का बटन दबाया तो टीवी ऑन हो, इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब एक बटन से एक चीज़ चलती है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने एक बटन दबाया सब कुछ चल गया। क्या आपको बात समझ में आई। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक बटन दबाया सब चल गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक से एक चलता है ना, ये नहीं वायर पैरेलल में लगी होती है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है एक बटन दबाओ सब कुछ ऑन हो जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है एक बटन से एक चीज़ ऑन हो जाए, ठीक है। आई समझते हैं रेसिस्टेंस कैसे काम करता है। तो आप इस ऐसे समझो, मान लो मेरे पास ये 8 2 3 रेसिस्टेंस है, एक बैटरी से कनेक्ट है, इसमें ये रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है।
आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि सीरीज़ में जो रहता है ना, सीरीज़ में करंट रहता है सेम। सीरीज़ में करंट क्या रहता है? सेम। सीरीज़ में करंट क्या रहता है? थ्रू आउट द सेम रहता है। इधर से आई जा रहा है तो इधर से भी आई बाहर आएगा, यहाँ पर भी आई रहेगा। ठीक है भाई। तो सीरीज़ में क्या चीज़ सेम नहीं रहती? रहता भाई पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता। क्या सेम नहीं रहता? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और हो रहा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और हो रहा, और यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और हो रहा है ना। यहाँ पे मैं मान लो V1 हो रहा, यहाँ पे मान लो V2 हो रहा, और यहाँ पर मान लो V3 हो रहा। हम अपनी एमीटर या वोल्टमीटर लाके रीडिंग ले लेंगे। अब अगर मैं बात करूँ तो जो नेट आएगा, अगर ए पोटेंशियल V है तो V इज इक्वल टू क्या होता है भाई? IR। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर सिस्टम देखो ये, तो अब मैंने आपसे क्या कहा? करंट सेम रहता है पर पोटेंशियल तो चेंज होता है। तो अगर इस का नेट पोटेंशियल जो हो रहा वो क्या हो रहा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 इसके थ्रू आउट सिस्टम क्या हो रहा? V1 क्या हो रहा? IR1। V2 क्या हो रहा? IR2। और V3 क्या हो रहा? IR3। करंट सेम रहता है पर रेसिस्टेंस और वोल्ट अलग अलग है। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो V की जगह क्या आ जाएगा? IR। V1 की जगह IR1, IR2, IR3। यहाँ IR, यहाँ से I कॉमन ले लिया, R1, R2, R3, I से I कैंसिल, R इज इक्वल टू R1, R2, R3। ये है क्या कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। सिमिलरली आप जब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, हीट रेजिस्टेंस ये रहा, हीट रेजिस्टेंस ये रहा, हीट रेजिस्टेंस ये रहा। ठीक है। इसे सेम ऐसे सर्किट से जोड़ देते हैं। इधर कोई वोल्ट बैटरी है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या रहता है? करंट अलग जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर करंट जा रहा है आई, पर आपको पता है यहाँ से जाएगा I1, यहाँ से जाएगा I2, यहाँ से जाएगा I3। इधर रेजिस्टेंस मान लो R1, ये R2, ये R3। अब आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेना है तो करंट क्या रहता है? अब इसमें ना पोटेंशियल सेम रहता है थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है। पोटेंशियल क्या रहेगा? थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहेगा। आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आई जो हो रहा इधर से, चलो यार, हाँ ठीक है, नहीं कर लेते। ठीक है। अब यहाँ से देखो, जैसे मैंने बताया V इज इक्वल टू क्या था? IR था। और यहाँ से I कैलकुलेट करोगे वो कितना हो जाएगा? V/R, यही आएगा। ठीक है। और सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पे निकाला था, यहाँ पर करंट के लिए निकालनी है तो I1 की वैल्यू क्या होगी? वो जी V/R1। I2 की वैल्यू क्या होगी? V/R2। और I3 की वैल्यू क्या होगी? V/R3। ये सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट, आई की जगह क्या आ जाएगा? V/R। I1 की जगह क्या आएगा? V/R1, V/R2, V/R3, V/R। जैसे V कॉमन ले लो, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V कैंसिल, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आ गया हमारा फाइनल इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कुल मिला के 100 बात ये है कि जब कभी भी रेसिस्टर्स जो होंगे सीरीज में होंगे तो उनको डायरेक्ट एडप्ट करना है बिना किसी छेड़छाड़ के। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो 2, 3, 5, 4, 9 ओम हो गया। जब कभी रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो आपको क्या करना है? 1/2 ओम, 1/3 ओम, 1/4 ओम। ठीक है। उनको उसमें फ्रैक्शनल एडिशन हो रहा और इसमें डायरेक्ट एडिशन हो रहा। सीरीज में डायरेक्ट एडिशन हो रहा, पैरेलल में फ्रैक्शनल एडिशन हो रहा। जैसे समझो क्या है सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर ईच ऑफ हाफ ओम। आपको साफ साफ बताते हैं किसी चीज़ को जब फ्रैक्शन में ऐड करते हैं तो रिजल्ट कम आएगा, जब नॉर्मल ऐड करते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। तो हमें क्या लाना है यहाँ पर? हाफ ओम की रेसिस्टर दे रखी है 5, मैक्सिमम लाना है। तो मैक्सिमम कब आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। तो R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है। अब ये सबके सब कितने हैं? 5 के ही हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 1/2 कर दो तो इट विल बी 2.5 ओम आंसर। क्लियर? नेक्स्ट अच्छा सवाल है, ध्यान देना जरा। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. These parts are arranged in a parallel if the equivalent resistance of these combination is R dash, find the value। देखो मेरे पास एक वायर है,
ये रही, इसका रेसिस्टेंस कितना है, आर है। अब इसके 5 टुकड़े करते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, और पांचों टुकड़े बराबर होंगे तो आर के 5 बराबर टुकड़े होंगे तो क्या होगा, हर एक टुकड़ा कितना बड़ा होगा, r/5 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 r/5। अगर टोटल रेसिस्टेंस आर था तो अब छोटे 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 रेसिस्टेंस क्या हो गया, r/5 कह रहा। अब इन पांचों रेसिस्टेंस को ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर दो। पैरेलल पैरेलल मतलब ये सब जब ऐड होंगे तो कैसे ऐड होंगे, 1/r, जो नेट आएगा ना r डैश उठा रही है, इसने r डैश लिखने को बोला है, तो जो 1/r डैश होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/r। अगर मैं इसको r1 r2, अगर मैं इसको r1 r2 r3 r4 r5 बोलूँ तो ये क्या आएगा, 1/r1 1/r2 1/r3 1/r4 ऐसे ऐसे करके आएगा ना। अपन इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा क्या, ध्यान सुनना, 1/r1 तो नीचे आएगा r/5, ये ऐसे आएगा सिचुएशन 1/r/5, तो ये 5 ऊपर चले जाएगा, 5/r हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, ठीक है। 1/r डैश 5 5 5 25/r, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो r डैश की वैल्यू हो जाएगी r/25। अपने से ना रेशो पूछ रहा है r अपॉन r डैश, तो r अपॉन r डैश, r तो r ही था जो पहले था, r डैश कितना आया है r/25, तो ये क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल, ये ऊपर चले आएगा 25 25:1, ये रेशो आएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। रेशो इनका पूछा था, रेशो हमने बता दिया। नेक्स्ट, हाउ कैन बी 3 रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी अरेंज टू गिव अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ, चलो 3 रेसिस्टेंस हमारे पास, अब हमें अरेंज करना है, पैरेलल आ जाए वो ला जाए। जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आप लोग ट्राई करना ना अलग अलग तरीके से, फिलहाल आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि ये और ये, देखो ये और ये, इन दोनों को मैं लगा दूंगा पैरेलल में, और इस बचे हुए को लगा दूंगा सीरीज में, यानी यहाँ पर आएगा 3 ओम, यहाँ पर आएगा 6 ओम, यहाँ पर आएगा 2 ओम। इन दोनों का जब पैरेलल एडिशन करोगे तो इनका जो नेट आएगा वो देखना क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दैट वुड बी 3/6। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, फिर रेसिप्रोकल भी तो करते हैं ना, तो 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसका जो नया डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से देखो, 8 रेजिस्टेंस ये, तो इन दोनों को जोड़ दिए कितना बना, 2 ओम बन गया, और ये 2 ओम पहले से है। अब ये दोनों सीरीज में है तो डायरेक्ट जो नया रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम प्लस 2 ओम कितना आ जाएगा, 4 ओम। क्लियर, तो इन दोनों को सीरीज में उसको पैरेलल में आ रहा है तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। दूसरा पार्ट है, कम चाहिए, 1 ओम चाहिए, तो मेरा दिमाग क्या आता है, तीनों को क्या ला दो, पैरेलल में ला दो। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, तो ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 का एलसीएम हो जाएगा 6, ये 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6, दैट वुड बी 1 ओम। आप रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 ही जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, a number of n resistor, each of resistance are the first connected in series then in parallel combination, what is the ratio of the effective resistance of the circuit in the series combination and parallel combination। ध्यान सुनो, मेरे पास r रेसिस्टेंस है और कितने हैं, ये n है। पहले सीरीज में लाते हैं, जब आप सीरीज में लाओगे तो r प्लस r प्लस r कहाँ तक जाना है भाई, n तक, तो नेट रेसिस्टेंस कितना आएगा, nr या rn कह लो। जब आप पैरेलल में लाओगे तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कहाँ तक जाना है, n/r तक। इसका नेट कितना आ गया भाई, n/r आ गया, है ना। इसको डैश से लिख लेते हैं पैरेलल वाले को। अब अपने से रेशो पूछ रहा है ना, सीरीज और पैरेलल का, तो ये 0 0 ये पैरेलल हो गया, सीरीज ऊपर पैरेलल नीचे, सीरीज ऊपर पैरेलल नीचे, तो ये इससे ये कैंसिल, नो 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 सॉरी, इससे ये कैंसिल, और ये ऊपर चले आएगा, क्या हो जाएगा, r²। क्लियर, कितना आ गया, r²।
नेक्स्ट, हाउ मैनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन द 220 वोल्ट? हाउ मैनी नंबर पूछ रहा है, रेसिस्टेंस दे रखा है, नंबर पूछ रहा है, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है, ध्यान सुनना। करंट दे रखा है आई, जो कि 5 एम्पियर है। वोल्ट दे रखा है, कितना है, 220 वोल्ट है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। और V कितना है हमारे पास, 220 है। I कितना है, 5 है, मल्टीप्लाई R, तो 220 अपॉन में 5 इंटू में R। जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। तो 8 रेसिस्टेंस इतने रहा। अब हम अपने रोड कितने चाहिए, 176, तो 176 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो क्या कर लो, ये 176 को कुछ नहीं करना, 44 से डिवाइड कर दो। 44 2 जा 88 होता है, 88 को जब 2 से करोगे तो 176 आएगा, यानी 44 4 जा आएगा। ये 4 रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। 176 ओम के 4 रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। हाउ मैनी 160 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ 5 एम्पियर? 176 ओम के 4 रजिस्टर आपको पैरेलल में लाने पड़ेंगे, तब आप जाके कितना रेजिस्टेंस बना पाओगे, 44 ओम का। क्लियर, 44 ओम। नेक्स्ट, 3 resistor of 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm are connected in series and the entire combination is connected to a battery of 30 volt, एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर बेटा वो डिवाइस होता है जो करंट नापता है, वोल्टमीटर वो होता है जो हमारा वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। आर कनेक्टेड इन अ सर्किट, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस इन द प्रॉपर वे टू द टेक्टोडर। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस? 3 रेसिस्टर ऑफ 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहले हम सर्किट डायग्राम बना देते हैं। पहला रेसिस्टेंस इधर बना दूंगा, दूसरा इधर बना दूंगा और तीसरा, ठीक है। इधर एक एमीटर भी जोड़ देते हैं, ठीक है। कितने कितने हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। और आपको ना क्या निकालना है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टेंस। तो इसके अलॉन्ग एक वोल्ट मीटर लगा दो, है ना। बस सर्किट डायग्राम हमारा रेडी है। अब सवाल पे आते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस। पहले आपको ये बात बतानी चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन तो करंट तो रहता है सेम, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है बैटरी का, 30 वोल्ट का। तो हम अप्लाई करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30। करंट कितना है, करंट नहीं दे रखा ना, आई। और इसका नेट रेसिस्टेंस इतना हो जाएगा 5, सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान रखो, डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे ना, 5 10 15, 15 15 30, तो 30 ओम का रेसिस्टेंस है, तो कितना आ गया, 30 ओम। तो 30/30 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब क्योंकि करंट रहता है सेम, तो 10 ओम वाले से भी करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर रह जाएगा। तो करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर इज, करंट टू 10 ओम रेसिस्टर इज 1 एम्पियर। पहला सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा, अब पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में अलग होता है, तो इसलिए चेंज हो रहा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, इस वाली सिचुएशन को लेना, P इज इक्वल टू आई आर की जगह मैं 10 लिख देता हूँ ना, पता चल जाएगा। अब पोटेंशियल तो वही रहेगा भाई, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल ही निकलेगा। आई कितना, आई तो सेम ही रहेगा, 1 ही है, और ये 10 ही है, तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट था। समझ में आया आपको, अच्छा है, न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज द 20,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, द वर्क डन इन 10 सेकेंड। आपको चार्ज दे रखा है क्यू, यानी 20,000 कूलम, बहुत बढ़िया। और क्या दे रखा है, बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट। तो वर्क डन पूछ रहा है आपसे,
आपको पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो W क्या हो जाता है V इंटू क्यू। V कितना है 10, 20,000, दैट वुड बी 2 लाख जूल आंसर। बाकी का डाटा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रहता है, फालतू का कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। क्लियर है। नेक्स्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी है, ध्यान से देखना है एकदम तसल्ली से। क्या द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट वाज फर्स्ट established by George Simon Ohm called Ohm's law. According to this law, the current through a metallic conductor is proportional to the potential difference applied between its end, provided the temperature remain constant. That is, I directly proportional to V or V is equal to IR, where R is resistance for the conductor and it is called resistance of the conductor. ठीक है। Although Ohm's law has been found valid over a large class of the material, there do exist material and devices used in electric circuit where the proportionality of V and I does not hold. बिल्कुल ठीक है। ओम्स लॉ की ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे रखी है, क्या कहीं कहीं पे ओम्स लॉ एग्जिस्ट करता है और कहीं कहीं पे नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है। क्या कहना चाहता सवाल है, इफ बोथ पोटेंशियल एंड डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल देन, ध्यान सुनो, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR। क्या जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी डबल कर दो और रेसिस्टेंस को भी डबल कर दो। तो जरा सा देखते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें और क्या कर दें, रेसिस्टेंस को भी डबल कर दें, तो देखो क्या हो जा रहा है, 2IR कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू IR ही बचेगा। तो क्या रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अगला है फॉर अ कंडक्टर ग्राफ बिटवीन V एंड I, हम ग्राफ अभी अभी बना चुके हैं थोड़ी देर पहले, है ना। ये रहा V, ये रहा I, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगी, दैट वुड बी द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर अ कंडक्टर। When a battery of 9 volt is connected across and the current flows through it is 0.1 ampere, the resistance is, भाई V is equal to क्या होता है IR। अगर मैं R के लिए फॉर्मूला निकालूंगा दैट वुड बी V बाय I। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 9, करंट कितना दे रखा है 0.1 एम्पियर, पॉइंट हटाएंगे ऊपर ये 90 एम्पियर, नो सॉरी 90 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, बढ़िया केस स्टडी थी, 5 नंबर में पूछी रही थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वी हैव पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी समझ लो। क्या होता है भाई, क्या लिखोगे, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है भाई, ये तो चलो डिफाइन हो रही। आगे की बात करते हैं। फिर क्या था भाई, पावर का जो फॉर्मूला होता है हम बचपन से पढ़ते हैं, वर्क अपॉन टाइम होता है ना, कितनी देर में कितना काम हो रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बिल्कुल सही बात है। अब कितनी देर में कितना काम हो रहा है, जो वॉट पावर हो रही है, पी से डिनोट करते हैं ना, ऐसा यूनिट की बात करें तो वॉट होती है, ऐसा यूनिट है ना। चलो ठीक है। अब अगर थोड़ा सा इसे फॉर्मूले को और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे तो आपको पता है V की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, W बाई क्यू के बराबर होती है। तो W क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, इसको यहाँ सब्सिट्यूट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा V क्यू अपॉन में T। बहुत बढ़िया। अब यहीं से एक और चीज़ समझ में आएगी आपको कि आपने कहीं Q अपॉन T दे रहा है, भाई Q अपॉन T जानता हूँ I के बराबर होता है, तो यहीं से एक और फॉर्मूला बन के आएगा P इज इक्वल टू वी आई। आया, P इज इक्वल टू वी आई, आ गया भाई आ गया। फिर इसी P इज इक्वल टू वी आई को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक इधर ये वी आई और एक इधर ये वी आई। अब आप क्या कीजिए, वी आई है ना, और आप जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V की जगह क्या लिख दीजिए आई आर, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और अगर एक बार मैं I की जगह क्या लिख दूँ V बाय आर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई देगी रेसिस्टेंस से, और यहाँ पर पावर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई देगी रेसिस्टेंस से। तो दोनों में से कौन सी सही है, तो कहता है कंडीशन दोनों सही है। आपको साथ में क्या समझना है, क्या रखना है, इस वाले केस में क्या रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेसिस्टेंस से।
ठीक है। और जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो पावर जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है रेजिस्टेंस से। ठीक है। करंट कहाँ कांस्टेंट होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। वोल्टेज कहाँ कांस्टेंट होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये ध्यान रखना है आपको। ये अपना हो गया पावर। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको मिलेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है भाई? देखो, इन alloy wire, in alloy wire resistance is so high। alloy wire में क्या होता है? रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो when current passes from alloy wire it produces heat called heating effect of electric current। उसी को क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अच्छा, क्या समझें? जैसे आप जानते हैं V इजल टू क्या होता है? W बाय Q होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई। अगर इसी W को लिख सकते हैं V इंटू क्यू, फिर W V Q को क्या लिख सकते हैं? जैसे I क्या होता है? Q अपॉन T होता है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? IT। तो यहाँ से उठा के इस Q की जगह क्या लिख सकते हैं हम? IT। अब आपको पता है वर्क डन किससे जितना वर्क डन होता है उतनी एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ से हीट के लिए फॉर्मूला निकल के आएगा PI। और जब इसी में अब एक ये फॉर्मूला हो गया, इसी में इस V की जगह IR लिख देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा I²RT। और इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर? आइए बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? देखो, पावर हमने क्या पढ़ा भाई? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। बिल्कुल ठीक है। अगर क्या जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी कंज्यूम होती है। बिल्कुल सही बात है, सेम चीज़ है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। बिल्कुल सही है। यहाँ एनर्जी मेरी किस में है? जूल में है। पावर किस में है? वॉट में है। और टाइम किस में है? सेकंड में है। फिर इसी में if we consider power in kilowatt and time in hour, then 1 kilowatt hour is called commercial unit of energy। ENERGY, इसी को कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर इसे 1 किलोवाट आवर को आपको समझना हो कि उसमें कितने जूल एनर्जी होती है, तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट इंटू आवर। 8 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 8 आवर में कितने 8 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। कितने होते हैं? 3600। तो ये क्या हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई 3 और 2, 10 की 5 पावर 0। हम साइंटिफिक नोटेशन मिलते हैं 8 पॉइंट के बाद 8 ही वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर 10 की पावर 6 जूल आ जाएगा। ये वो नोटेशन है जो आपको बुक में दे रखी होगी। ठीक है। तो जब कभी भी हमसे जूल में एनर्जी पूछे रहा तो हम जूल में इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 8 किलोवाट। यार इसे को ना, इसको 8 यूनिट कहते हैं ना, देसी भाषा में आपने सुना होगा कितने रुपए यूनिट बिल आ रहा है, कितना बिल आ रहा है, ये सब। ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 6 जूल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। यार स्टूडेंट बॉइल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स यूजिंग द सेम मेन सप्लाई। ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम फॉर द वाटर। टू डू सो ही शुड इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। देखो
हीटिंग एलिमेंट है, लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। वो भी ऐसे देखो, उसका पानी 20 मिनट में उबल रहा है, अब पानी जल्दी उबल जाए, जल्दी उबलने के लिए उसको हीट को बढ़ाना पड़ेगा, और हीट बढ़ाने के लिए हमें रेसिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ लिख सकते हो एज वी नो resistance is directly proportional to length, therefore we have to increase length। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, है ना। यहाँ से आप समझते हो आर इज इक्वल टू रो एल बाई होता है, और आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, ठीक है। तो लेंथ हमें बढ़ानी ही पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be, देखना ध्यान से, वोल्टेज कितना दे देता है 220 वोल्ट, और पावर कितनी देती है 100 वाट। अभी अभी हमने पढ़ा है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि उस टर्म से पूछ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो वी स्क्वायर यानी 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में ओ ये आएगा, पावर कितना है 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा 484 ओम, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में जो रेसिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा, रेसिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो वोल्टेज कितना हो गया 110 वोल्ट, और अब पावर पूछ रहा है ना, रेसिस्टेंस तो कितना ले लेंगे 484 ओम ही ले लेंगे। अब पावर पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर कितना हो गया 110 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 484, है ना। डिवाइड कर लो इसे, कितना जाएगा 11 से, हाँ 11 से ले आएगा, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, फिर 11 से चले आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 11 4 जा 44, 10 इंटू 10 100 अपॉन में कट जाएगा 25 वाट, ये पावर आएगी। क्लियर आया। नेक्स्ट, a wire of resistance 10 ohm is drawn so that its length is thrice its original length. Solve and find the resistance of the new wire। ध्यान से इतना, एक वायर थी, ये कुछ लेंथ होगी उसकी, अब इसको स्ट्रेच कर दिया, इसकी लेंथ 3 टाइम्स कर दी है। भाई देखो लेंथ जब 3 टाइम्स करेंगे तो एरिया पे फर्क पड़ेगा, ध्यान से ना। अगर सिचुएशन नॉर्मल थी तो ये कंडीशन ऐसी थी, अब नई लेंथ आई है जो एल डैश है वो क्या है 3L है, भाई नया एरिया भी आएगा जो कि क्या होगा A/3, ये समझने वाली बात थी। तो अब जब आर डैश निकालेंगे आप तो आ जाएगा रो एल डैश बाय ए डैश, आर डैश विल बी रो एल डैश की जगह क्या आ जाएगा 3L, ए डैश की जगह A/3, तो आर डैश ये 3 ऊपर चले जाएगा 9 हो जाएगा, रो एल बाय ए आर डैश, और इस पूरे की जगह हम क्या ले सकते हैं, फिर से वही पुराना वाला आर हो जाएगा, है ना, यही तो है। और 9 इनिशियल में 10 था, तो 9 मल्टीप्लाई 10 ओम दैट वुड बी 90 ओम। तो जब हम लेंथ को 3 गुना करेंगे तो जो नया रेजिस्टेंस मिल जाएगा वो क्या होगा 90 ओम। बढ़िया। नेक्स्ट, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and other 200 watt at 220 volt are connected, first in series, second in parallel to the electric main supply of the 220 volt, find the current drawn in each case। ध्यान सुनो, पावर कितना है 100 watt, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, इधर में पावर कितना है 200 वॉट, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। और अब हमें निकालना है करंट। हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं यहाँ से करंट के लिए फॉर्मूला निकालूंगा तो दैट वुड बी P बाय V। तो P कितना, अगर मैं I1 लिख लेता हूँ ना इसे, ठीक है। तो P कितना है पावर 100, 220, जीरो से जीरो कैंसिल,
2 5 जा 11, तो 5/11 एम्पियर। सेकेंड P इज इक्वल टू वी आई, सिमिलरली आई 2 निकाल लो यहाँ पर ना, तो P/V हो जाएगा, दैट वुड बी 200 डिवाइड बाई 220, 0 से 0 कैंसिल, दैट वुड बी 10/11। I2 कितना आ जाएगा, 10/11 एम्पियर। अब ये दोनों को ऐड कर दो, ये डायरेक्ट I1 I2, तो क्या हो जाएगा 5/11 प्लस 10/11, 15/11 एम्पियर। फाइनल आंसर क्लियर आया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, here I derive an expression for the heat produced in the conductor of the resistance when current I's flow through it for some time t. Two identical resistor of resistance R are connected in series with a battery of potential difference V for time t. The resistor are then connected in parallel with the same battery for the same time t. Compare the heat produced in the two cases. ध्यान सुनना, जरूर इट एक्सप्रेशन डिवाइड करना हीट प्रोड्यूस के लिए। ठीक है, कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर व्हेन करंट आई फ्लो थ्रू इट फॉर सम टाइम टी, टू आइडेंटिकल रेसिस्टर और रेसिस्टेंस आर, देखो दो रेसिस्टर हैं, तो रेसिस्टर्स को जब सीरीज में ऐड करेंगे तो आपको पता है आर प्लस आर, दैट वुड बी 2R। जब रेसिस्टर को सीरीज में नहीं पैरेलल में ऐड करेंगे तो 1/RP, 1/R प्लस 1/R, 1/RP, ये क्या आ जाएगा 2/R। रेसिप्रोकल करेंगे तो RP कितना आ जाएगा, R/2। तो ये रेसिस्टेंस इन पैरेलल हो गया। अब हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है ऐसे ले लेते हैं, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज वाला केस, तो क्या हो जाएगा V बाय P इज इक्वल टू वी आई ना, तो V² इंटू RT, ये R के ऊपर स्क्वायर से कट जाएगा, कितना आ जाएगा V²/R इंटू में T, है ना। ये रेसिस्टेंस कौन सा लेना है अपने को, सीरीज वाला। ठीक है भाई, अब सिमिलरली हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल वाला केस, V² में रेसिस्टेंस करिए, चलो लिख देता हूँ मैं, ये स्क्वायर इंटू में R इंटू में T, ये R से R कट जाएगा, तो हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल वाला केस दैट वुड बी V² बाय रेसिस्टेंस इन पैरेलल इंटू में छोटा टी बनाना था ना यार, चलो कोई नहीं, इंटू टी। अब कुछ चीज करना, ये आपकी इक्वेशन 1 हो रही, ये आपकी इक्वेशन 2 हो रही, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, HS/HP, तो ये हो जाएगा V² में RS इंटू में T, ये हो जाएगा V² में RP इंटू में T। V² से V² कैंसिल, T से T कैंसिल, तो HS में HP ये ऊपर चले जाएगा, दैट वुड बी RP में RS। रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया है आपका R/2, रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या आया है 2R, R से R कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/4। HS में HP जो फाइनल निकल जाएगा दैट वुड बी 1/4। ये आपका आंसर है। क्लियर आया? नेक्स्ट we have how should two resistors with the resistance R1 and R2 be connected to a battery of EMF V volts so that the electric power consumed in the house is minimum. In a house, 3 bulbs of 100 watt each are lighted with a 5-hour daily, 2 fans of 50 watt each used for 10-hour daily, and electrical heater 1 kilowatt is used for half an hour daily. Calculate the total। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ सामान है घर में लगता है, उसका बिजली का बिल निकालने के लिए आ रहा है आपसे। ठीक है, निकालना सीख जाओ भाई, बिजली का बिल क्या क्या जा रहा है, क्या क्या इस्तेमाल होता है, देखो ध्यान से। सबसे पहला है 3 बल्ब 100 वाट के, 3 बल्ब 100 वाट के। ठीक है, कितने घंटे चलते हैं, 3 घंटे ना, ये 3 आवर, कितना आवर था, नहीं 5 आवर, 5 आवर। ठीक है, और क्या है 2 फैन 50 वाट के,
2 फैन 50 वाट, कितने आवर? 10 आवर। और एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, वन, डायरेक्ट लिख देते हैं हीटर है ना, इलेक्ट्रिकल लिखने की जरूरत नहीं है। एक हीटर है क्योंकि 1 किलो वाट का है ना, 1000 वाट मतलब। तो इसको लिख देते हैं, ये कितने घंटे चलता है? हाफ एन आवर। तो आप ध्यान से देखना, सबसे पहले तो सबको उसमें बदलो, टोटल वाट निकालना है अपने को। तो सबसे पहले तो इसको उसमें बदलेंगे किलो वाट में, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी कंज्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100, 100 डिवाइड बाय, नहीं 100 नहीं, 3 बल्ब है ना, 300 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 5, ठीक है, 1000। जीरो से जीरो खत्म, 5 वन जा 5 टू जा, तो ये हो जाएगा 1.5 किलो वाट आवर, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ले लेते हैं 1.5 यूनिट। और बताओ, ठीक है। 50 वाट के 2 फैन, 50 वाट के 2 फैन यानी 100 वाट। तो 100 वाट अपॉन में 1000, ये हो जाए किलो वाट। कितने घंटे चलते हैं? 10 घंटे। तो ये पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये पूरा निकल जाएगा 1 यूनिट मात्र। 1000 वाट यानी 1 किलो वाट इंटू में 1/2 यानी कुछ नहीं, 0.5 यूनिट। टोटल एडअप करो, ये 1.5 और आधा, 2 और 3 यूनिट। एक दिन में कितने यूनिट खर्च हो रहा है? 3 यूनिट। तो 31 डेज में कितना खर्च हो रहा है भाई? 31 डेज में 31, 3 × 1 = 3, 93 यूनिट। और रेट क्या है? 3.6। तो हमें बोला क्या है? कॉस्ट निकालनी है ना, तो जो कॉस्ट आएगी 93 मल्टीप्लाई 3.60, मल्टीप्लाई कर दो ये आप, 93 इंटू में 3.6, 6 3 = 18, और यहाँ पर 6 9 = 54 और 155 इंटू में 3 3 = 9, 3 9 = 27, 8 9 5 14, यहाँ पर 7 5 12 13, यहाँ पर 3, और 8 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 334.8। कितना बिल आएगा भाई? 334.8 रुपये। दिस इज योर बिजली का बिल। ओके, नेक्स्ट यू हैव an electric heater rated 800 watt operates for 6 hour day. Find the cost of energy to operate it for 30 days at rate of per unit. वैसे ही है, इलेक्ट्रिक हीटर है 800 वाट का। भाई देखो 800 वाट का हीटर है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलो वाट में हो जाएगा। फिर 6 आवर एक दिन में चल रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 6 = 48, ये 4.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.8 यूनिट खर्च कर रहा है एक दिन में। अपने को कितने दिन चलाना है? 30 दिन में। तो 30 दिन में कितने यूनिट खर्च रहेगा? 30 इंटू में 4.8, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 = 24, 2 यहाँ पर 3 4 = 12 और 2 144। महीने भर में कितनी यूनिट चलाएगा? 144। कौन? हीटर। बहुत बढ़िया। कोर्स निकालनी है, कोर्स निकालेंगे 144 इंटू में 3, 3 4 12, यहाँ पर 3 4 12 और 13, यहाँ पर 3 और 3 432, 432 रुपये खर्च होंगे पूरे महीने के। 132, हाँ ठीक है, 432 रुपये का बिल आएगा। अरे 3 रुपये रेट चलता है बिल का। तो क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन 2 डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज अरेंजमेंट फॉर हाउस होल्ड सर्किट। ध्यान सुनना, हाउस सर्किट में देखो, इफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन वन आइटम, कोई भी एक आइटम डैमेज होता है, होल सर्किट इज डैमेज। क्या हो जाता है भाई? पूरा सर्किट ही डैमेज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, एक आइटम पूरा सर्किट डैमेज हो रहा है, पूरा सर्किट ही गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस इज सो हाई। रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा।
तो आई तो लॉट ऑफ एनर्जी वेस्टेज, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करना चाहिए ना, कोई एक चीज़ जलाएं तो एक ही चीज़ चले। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, जो वोल्ट मीटर अब आपने कभी देखा हो तो अच्छी बात है। वोल्ट मीटर में ना 20 डिवीजन होते हैं, 20 डिवीजन होते हैं 0.5 से लेके ना। तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, 0.5 डिवाइड बाय 20। तो लीस्ट काउंट इसका क्या आएगा, पॉइंट हटा दो, नीचे जीरो आ जाएगा। 5 1 जा, 5 4 जा, 0। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो जैसे 1 to 40 से करना है, जाएगा तो है नहीं, तो जीरो लगाओगे फिर से नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाओगे, फिर जीरो लगाओगे, 42 जा 80, कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, फिर जीरो लगाओगे तो 5 बच जाएगा। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.025। ये लीस्ट काउंट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जीरो, नाइट्रोम वायर ऑफ लेंथ आर, ये क्वेश्चन कर तो लिया हमने, नहीं किया, ओनली लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। हाँ यार सेम क्वेश्चन है, फिर से आ गया ना, कर लिया हमने क्वेश्चन, बिल्कुल कर लिया। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट 360 वाट। अच्छा ठीक है, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, एक प्रेस है, जब हाई पे चलती है तो 840 वोट लेती है एनर्जी, उस वोल्ट पे चलती है, और 360 वोल्ट पे चलती है मिनिमम पे। वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वट आर द करंट एंड रेसिस्टेंस। दोनों केस में करंट और रेसिस्टेंस बताना, दो केस है, ध्यान सुनना। पहला केस क्या रेट है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ से आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P बाय वी। तो अगर यहाँ से निकालो ये, तो पावर कितना है भाई, 840, वोल्टेज कितना है 220, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 11, करंट कितना आ जाएगा 42/11 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद करंट निकल गया, रेसिस्टेंस निकालना है, तो रेसिस्टेंस के लिए ला लो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आर यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर बाय पी हो गया। वी स्क्वायर का मतलब 220 मल्टीप्लाई 220 पावर 840, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 11 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो जाएगा नहीं है, तो 11 बन जाए, 11 को 11 से करेंगे तो 121 आ जाएगा, या जीरो आ जाएगा, तो आप डेसिमल बदलेंगे, इतना ओम का रेसिस्टेंस आएगा पहले वाले केस में। सेम दूसरे वाले केस में कीजिए, P इक्वल टू वी आई होता है, बिल्कुल ठीक होता है। तो यहाँ से आई की वैल्यू डालेंगे तो P बाई वी, इस बार पावर कितना है 360, वोल्टेज वही 220 ही है, जीरो से जीरो कैंसिल, 18/11, 18/11 एम्पियर। पावर निकालेंगे, वी स्क्वायर बाय आर होता है, आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, तो 220 मल्टीप्लाई 220 कौन में पावर कितना है 360, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 11, ये 18, फिर ये 9 कर दो, फिर ये 110 कर दो ना, 121 जीरो अपॉन में 9 ओम। ठीक है, ये आ गया हमारा दोनों टेस्ट रेसिस्टेंस और करंट। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। क्यों, क्योंकि अंदर भरा है टंगस्टन, क्या लिखोगे, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन वी यूज इनर्ट या फिर इनएक्टिव गैसेस। पहले का जवाब मिल गया। दूसरा, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर of electricity and have low resistance, इनका रेसिस्टेंस भी कम होता है और कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है।
फ्यूज वायर इज अप्लाइड इन द सीरीज विद द डिवाइस। ध्यान से, फ्यूज आर कनेक्टेड इन सीरीज with circuit because if large amount of current flows, it will blow up and break the सर्किट। जल जाए और सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, इसलिए फ्यूज वायर लगाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट। वोल्टेज कितना रहता है भाई, 200। पावर दे रखी है 100 वॉट। व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस। पावर कई बार करो, चलिए भाई अब तो आ जाना चाहिए आपको। वी स्क्वायर बाय आर, आर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाय पी। वोल्टेज कितना हो जाए, 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन में रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस डाल रहे, पावर कितना है, सॉरी 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 अंडर ओम रेसिस्टेंस आ गया। आज ये बोला है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना, 4 घंटे चलता है। वही वाला क्वेश्चन है, वैसा ही है। देखो एक बल्ब है कितने वाट का, 100 वाट का, तो 5 बल्ब कितने के होंगे, सिंपल 500 वाट के। और इसको किलो वाट में जब आप बदलिएगा तो 500 वाट अपॉन में 1000 कितना आ जाएगा, 0.5। जब आप इसे टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 2 यूनिट एनर्जी खर्च कर रहा है। रेट क्या दे रखा है, 50 पैसा पर यूनिट, 50 पैसा पर यूनिट, 50 पैसा पर यूनिट ना, तो 2 मल्टीप्लाई 50 पैसा, 50 पैसा 50 बाय 100 कर लीजिए, रुपीज़ हो जाएगा ना ये। तो 1 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, मात्र 8 रुपये आ जाएगा, मात्र 8 रुपये बिल आएगा, मात्र 8 रुपये। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट है, ड्रॉ द नेचर ऑफ वी आई ग्राफ फॉर अ नाइट्रोम वायर वी पोटेंशियल। ये तो वही है, वी आई ग्राफ तो नॉर्मल आप वैसे ही बना लीजिए, ठीक है। ये वी हो गया, ये आई हो गया, साइड करो, पहला पार्ट हो गया। अ मेटेलिक वायर ऑफ 625 मिलीमीटर इन लेंथ, लेंथ दे रखी है 625 मिलीमीटर। आप इसे किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, है ना। चलो ऐसे कर लेते हैं, 625 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर लेंथ हो रही। रेसिस्टेंस दे रखा है कितना, 4 ओम। इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज, रेसिस्टिविटी दे रखी है रो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -7। देन कैलकुलेट द एरिया। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। अरे फॉर्मूला एरिया के लिए बन जाएगा तो रो एल बाय आर मान लो। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -7। लेंथ 625 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन में रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, 4, 4 बन जा 1.2 हो जाएगा, ये ना, खत्म हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 625 मल्टीप्लाई 1.2, 12 पंजे 60, 6 यहाँ पर 12 2 24, 6 30, 3 बार 72, 3 75, ठीक है। 8 पॉइंट के बाद 750 आएगा, 750 7 और 3 -10, -10 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। क्लियर, डन, आया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस। स्टूडेंट है 1 ओम रेसिस्टेंस हमने पहले ही कर लिया है। अ स्टूडेंट हैज़ अ वायर ऑफ 1 ओम लेंथ ऑफ दिस वायर, दिस व्हाट लेंथ स्ट्रेच। देखो वही वैसा ही क्वेश्चन है। चलो बस एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है, वायर को स्ट्रेच करना है, किस लेंथ पे स्ट्रेच करना है, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर हो गया है पूरा। बड़ा लेक्चर था, खूब सारे न्यूमेरिकल्स थे,
पर हाँ ये एश्योरेंस है कि इसके बाहर से पेपर में नहीं आएगा, हमने सब कुछ किया है, सारे क्वेश्चन किए हैं, अच्छे अच्छे बेहतर बेहतर सारे क्वेश्चन निपटा दिए हैं। इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी मिलते हैं हम अगले चैप्टर में फिर से। बाय बाय।